हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, मस्त। पढ़ाई कैसी चल रही है? गुरु बहुत अच्छी चल रही है। चलनी भी चाहिए यार, क्योंकि 3 मार्च दिन बायोलॉजी का पेपर है, हिंदी का दे दो। उसके बाद जैसी 24 को शाम को आएंगे, महा मैराथन क्लास बायोलॉजी चला देंगे, दिमाग हरियर आ जाएगा, बुद्धि एकदम हरियर आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। परेशान मत होना, जितने भी स्टूडेंट हैं टेंशन नहीं लेने का, सीओ की पूरी तैयारी करवा देगा। ठीक है ना? पूरी बायोलॉजी एकदम कंप्लीट धुआं धुआं ना करवा दिए सर तो कहना क्या। ठीक है, तो अपना सब पेपर कोड इधर रहता है। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए बेटा 23 नंबर चाहिए। अच्छा, स्कूल से 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल का मिलने वाला है। ध्यान देना, स्कूल से आपको 30 नंबर जो रहेगा वो प्रैक्टिकल से मिलने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है। देखिएगा, आप डेडिकेटेड आप अपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो भी यहाँ पे मैं पेपर दे रहा हूँ, सॉल्व भी कराते हैं, लेकिन हमें लग रहा है आप आजकल आप लोग बेटा बायोलॉजी पे कहीं सॉल्व दिखते हैं ना। नहीं तो इतना मेहनत करते हैं सर, ये हम सभी पेपर को बनाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, ताकि आपको सर एग्जाम में अच्छा नंबर मिल पाए। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं सर, ये क्या है यहाँ पे बेटा। जीव विज्ञान का पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। लेकिन एक बात विशेष तौर पर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि यदि आपको बायोलॉजी में नंबर पाना है तो बेटा ज्यादा से ज्यादा चित्र बनाना है। क्या बेटा? चित्र। जहां पर देखो वहां पर आप एक चित्र जरूर से जरूर डाल देना, क्योंकि चित्र बेटा डालने से नंबर आपको तगड़ा वाला मिलने वाला है, वो भी बायोलॉजी में। तो फिगर का ज्यादा विशेष तौर पे ध्यान देंगे। जो जो इंपॉर्टेंट वाले चित्र वाले प्रश्न मैंने वो आपको दे भी दिया, तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ आप नोट में दिया है, नोट में देखिए क्या दिया है। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं, आपको प्रश्न पत्र बेटा पढ़ने के लिए क्या निर्धारित है, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि है नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख क्या बेटा दिए गए हैं, यानी कि बोले तो अंकित है। ठीक, तो ये रहने वाला है। सबसे पहले जो रहेगा आपका बहुविकल्पी रहेगा। बहुविकल्पी बेटा याद रखिएगा, आपका कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। इसलिए इस पे ज्यादा आप टाइम मत बर्बाद करिएगा। 4 नंबर चक्कर में नहीं गुरुदेव बोल के पढ़ रहे हैं, नहीं, 4 नंबर आ जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं करना है। ठीक, तो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या है सबसे पहला वाला क? एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। कोई भी प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश है तो उसमें लघु बीजाणुधानियों की संख्या हमेशा हमेशा प्रायः 4 होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होता है बेटा? यहाँ पे 4 वाला जो रहेगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे, स्त्री में अंतरोपण समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? जब स्त्री में अंतरोपण किया जाता है तो उस समय जो भ्रूण की अवस्था होती है, कौन सी स्टेज होती है? तो बेटा वो बेटा आपका ब्लास्टूला अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? ब्लास्टूला अवस्था मानी जाती है। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देना। ब्लास्टूला अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था मानी जाती है? ब्लास्टूला अवस्था मानी जाती है। अगला यहाँ पे, तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण के से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं? तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं? तो बेटा वो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक, अगला है यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को तोड़ने का काम करता है? तो डीएनए खंडों को तोड़ने का जो काम करता है वो करता है बेटा लाइगेज, और जोड़ने का काम कौन करता है? एंडोन्यूक्लियस। ध्यान देना, एक डीएनए खंडों को तोड़ने का काम करता है, एक काम करता है जोड़ने का। तो तोड़ने का कौन सा काम करता है बेटा? लाइगेज करता है। जोड़ने का काम कौन करता है? एंडोन्यूक्लियस करता है। उसके बाद ये सभी क्या है? निश्चित उत्तरी प्रश्न है। निश्चित उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्या है दूसरे का? एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं को आपको नाम लिखना है। मतलब कोई परिपक्व परागकण है, इसमें कौन कौन सी समाहित कोशिकाएं होती हैं लिखना है। उत्तर लिखेंगे, एक परिपक्व प्रारूपी लघु बीजाणु बाह्य रूप से रेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है, और ये समानतः 4 भित्तियों से आवृत होती है, मतलब ढकी रहती है। पहला है एपिडर्मिस, जिसको हम लोग बाह्य त्वचा बोलते हैं। दूसरा है एंडोथीसियम, जिसको अंतः स्थीसियम बोलते हैं। और दूसरा है मिसोडर्मिस, जिसको हम लोग मध्य परम बोलते हैं। और चौथा आपका टेपिटम। चौथा क्या बेटा? यहाँ पे टेपिटम। तो एक परिपक्व परागकोश में समाहित कोशिकाओं के कितने होते बेटा? 4 नाम होते। सबसे पहला इंग्लिश में याद करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मेसोडर्मिस और टेपिटम। उपयुक्त तीनों परतें परागकण संरक्षण एवं प्रस्फुटन का कार्य करती है, जबकि टेपिटम विकासशील परागकणों को पोषण का प्रदान करता है। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
पेपर में आता है टेपिटम का कार्य होता है, आप जाके देख लीजिए, टेपिटम का कार्य होता है तो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है बेटा? टेपिटम करता है। कौन करता है? टेपिटम करता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, क्या है? किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्री नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। किसी एक क्लोनिंग संवाहक का आपको नाम लिखना है जिसमें बिना गुणसूत्री नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्या होती है बेटी? कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। तो जीवाणु एवं ईस्ट जैसी कोशिकाओं में केंद्रकाप के बाहर एक से अधिक लगभग 100 की संख्या में अतिरिक्त डीएनए पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। ध्यान देना, जीवाणु एवं ईस्ट जैसी कोशिकाओं में केंद्रकाप के बाहर एक से अधिक लगभग 100 की संख्या में अतिरिक्त क्या पाए जाते हैं बेटा? डीएनए पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जीनी अभियांत्रिकी में प्रभावी और सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले वाहक बोले तो वेक्टर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से जीव की प्रतियां बना सकते हैं और ये विजातीय डीएनए से जुड़कर दूसरी कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्या रखते हैं बेटा? क्षमता रखते हैं। बस ग वाला प्रश्न है, क्या है? उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में से मोचित करती है। उस प्रोसेस को नाम लिखना है आपका, उस प्रक्रिया का नाम लिखना है जिसमें जो ग्राफिक पुटक है यह फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से क्या करती है? मोचित करने का काम करती है। तो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या होता है बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कौन कौन सा होता है? पहला होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रभाव ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है और इस अवस्था को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ये जो प्रोसेस होती है, अवस्था होती है, क्या बोलते बेटा? इसको अंडोत्सर्ग का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? अंडोत्सर्ग का नाम देते हैं। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है। घ वाला प्रश्न क्या है? ध्यान देना यहाँ पे, शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं? शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को हम लोग क्या कहते हैं, ये बताना है। तो किसी पारिस्थितिक में तंत्र में उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक मिलकर जैविक तंत्र का क्या करते बेटा? निर्माण करते हैं। और वे जीव जो प्रत्यक्षतः शाकाहारी जीवों से अपना भोजन लेते हैं उन्हें द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम लोग द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता का नाम देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था और इसके किस कायिक गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक होता है? ध्यान देना, क्या प्रश्न है यहाँ पे, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था? डाउन सिंड्रोम की खोज किसने किया था? तो डाउन से नाम आया गुरुदेव, लैगडन डाउन ने इन्होंने खोज किया था, डाउन ने, ठीक। और इसके किस कायिक गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक होता है? तब मंगोलियन जड़ता या डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का लिंग संलग्न आनुवांशिक विकार है जिसमें गुणसूत्र के 21वें जोड़े में 3 गुणसूत्र यानी कि एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, यानी XX होते हैं, एक गुणसूत्र क्या हो जाती है बेटा? वृद्धि हो जाती है। तो 23 जोड़े होते हैं यानी कुल 46 होते हैं, जोड़ों में 23 इससे 46, एक गुणसूत्र वृद्धि हो जाती है, टोटल कितना? 47 हो जाते हैं, जिन्हें त्रिसूत्रता या ट्राइसोमी कहा जाता है। और इस विकार को सर्वप्रथम डाउन ने 1866 ईस्वी में खोजा था। किसने बेटा? डाउन ने 1866 ईस्वी में खोजा था। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये सारे प्रश्न कर लेना। क्या यहाँ पे डीएनए तथा आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की रासायनिक संरचना आपको संक्षेप में लिखना है। उसके बाद ख वाला है, स्टैनले मिलर के प्रयोग का आरेखीय ऊपर कीजिए। ग वाला है, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस चक्र की सरलीकृत मॉडल का आपको चित्र बनाना है। और घ वाला है, सविलुप्तता क्या होता है, इसका एक उदाहरण आपको लिखना है। उसके बाद ग वाला प्रश्न है, मत्स्यिकी का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होता है? जो अपना मत्स्यिकी होता है इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होता है? उसके बाद यहाँ पे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेना, मैं करवा दूंगा ऐसे भी। 4 का है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसका उदाहरण लिखकर समझाइए। क वाला है, परसंधियों क्या होती है, 2 उदाहरण देकर इनके कार्य लिखिए। ग वाला है, निम्नलिखित में से विभेद आपको करना है, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध, एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा। उसके बाद यहाँ पे घ वाला है, सुपोषण झील का किस प्रकार काल प्रभावन दर्शाता है। फिर 5 का क है, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, बायो रिएक्टर, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। उसके बाद ख वाला है, निम्नलिखित में अंतर आपको करना है, प्राथमिक मांसभक्षी एवं द्वितीयक मांसभक्षी,
और दूसरा है प्रथम संतत पीढ़ी और द्वितीयक संतत पीढ़ी। फिर ग वाला है यहाँ पे क्या बेटा, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण समझाइए और चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग होता है। और छठा का यहाँ पे क्या प्रश्न है, क्या है कि किशोरावस्था के दौरान ड्रग और एल्कोहलिक के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। छ वाला है आरएनए को मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए किस आधार पर कहा जाता है समझाइए। और ब्रायोपिथोकस तथा रामापिथिकिस के बारे में समझाइए। और अगला यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस के बारे में समझाइए और इनके कार्यों का आपको वर्णन करना है। उसके बाद यहाँ पे बेटा विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। विस्तृत उत्तरी में क्या है 7 का कि पुरुष में शुक्रजंत का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में अगर ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं, एक प्रारूपी आवृत्त बीजांड का आपको सचित्र वर्णन करना रहेगा, मतलब चित्र बनाना रहेगा। फिर 8वां है यहाँ पे क्या है, डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का वर्णन कीजिए अथवा डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए हर्षे बच्चे के द्वारा किए गए प्रयोगों का वर्णन कीजिए। और 9वां यहाँ पे पोषण स्तर क्या होता है, एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का आरेखी निरूपण कीजिए तथा इस तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन कीजिए। अथवा पेपर में ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं क्या कि कार्बन चक्र का आपको वर्णन करना रहेगा। तो 3 मार्च दिन छपने वाला पेपर है एकदम बायोलॉजी का तगड़ा वाला। आप ये मॉडल पेपर बायोलॉजी जरूर तैयार कर लेना और मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा, आप चिंता मत करना। और आपका भी हिंदी है ना, तो फोकस ऑन योर हिंदी, बाकी हम पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।